आज मीर हादी को कनाडा से वापस आए हुए 5 साल हो गए थे। वो वापस आया था। इसकी माँ बहुत बीमार थी, इसलिए मीर हादी के वालिद ने मिन्नत समाजत करके इसे पाकिस्तान बुला लिया था। वो अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था, जो पिछले 1 हफ्ते से बीमार थी। एयरपोर्ट पर इसे बाबा साई लेने गए थे। जब इसने हवेली में कदम रखा तो अचानक सब कुछ इसे याद आने लगा कि किस तरह दादा साई ने इसे मजबूर किया था। जैसे ही वो इमुआहे साई के कमरे में गया तो इसने एक लम्हे के लिए ठिठक गया, जो इसकी माँ के सरहाने बैठी गमगीन रो रही थी। इसे देखकर बेइख्तियार उसके जज्बात उभरने लगे, लेकिन मीर को जैसे किसी बात की परवाह ही नहीं थी। वो तो बस इमुआहे साई का हाथ पकड़कर रोता रहा। ताई इमुआहे, आप जल्दी ठीक हो जाएं। आपको पता है न कि मेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ताया अबू और आप ही तो मेरा वाहिद सहारा है। मीर हादी की नजरें नहीं हट रही थी। जब वो इसे छोड़कर गया था तो वो बहुत मासूम और छोटी सी थी, मगर आज जब वो वापस आया तो मीर अब 17 साल की हो गई थी और पूरे शबाब में, और इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि मीर हादी का दिल चाह रहा था कि हवेली के वसी सहन में बैठकर उसकी तारीफ करे। मगर मगरिब की अजान हो चुकी थी और हवेली के सब लोग नमाज से फारिग होकर अपने अपने कामों में मशगूल हो गए थे, मगर दीवान खाने में एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, जहाँ एक बड़ी शख्सियत अपनी मखसूस कुर्सी पर जलवा अफरोज थी। ये थे दादा साई, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और शख्सियत के वकार ने उनका अंदाज मजीद बढ़ा दिया था। उनके सामने एक नौजवान मीर हादी उगता हुआ सा बैठा था। बैठ जाओ हादी, दादा साई की बुलंद आवाज़ गूंजी। मीर हादी ने बेताबी से अपने हाथों को मसला और खामोशी से सामने बिछे कालीन पर बैठ गया। इसका दिल किसी अनजाने खौफ से धड़क रहा था। वो जानता था कि दादा साई जब भी खास तौर पर बुलाते हैं तो कोई बड़ा फैसला होने वाला होता है। दादा साई ने सिगरेट का धुआं हुआ में छोड़ते हुए गहरी नजरों से इसे देखा, फिर सख्त लहजे में बोले, कल सुबह तुम्हारा और मीर का निकाह होगा। मीर हादी को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसकी समात में गर्म लो आगी डाल दिया हो। इसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के मिले जले आसार उभरे, लेकिन दादा साई का गुस्सा देखकर वो हिरासान हो गया। मेरी बच्ची है, इसकी उम्र तो सिर्फ 13 साल है, ये कैसे मुमकिन है? हादी ने हिम्मत पकड़ी और इस बात से तरद्दुद किया। दादा साई ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारी और उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में एक अजब चमक आ गई। मीर हादी, तुम मेरे पोते हो और यह हमारे खानदान का उसूल है कि हमारी बेटी बाहर नहीं जाती। अगर मीर की शादी किसी और खानदान ने कर दी गई तो तुम्हें इस विरासत से हाथ धोना पड़ेगा। ये जमीन, ये हवेली, ये रुतबा, सब कुछ दाव पर लग सकता है। लेकिन दादा साई, ये कैसे मुमकिन है? मैं ये निकाह नहीं करूंगा। दादा साई गुस्से से बोले, तुमसे किसने पूछा है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, कल तुम्हारा निकाह है। हादी ने बेचैनी से दादा साई को देखा। वो जानता था कि सामने कोई बात करना बेकार है, मगर फिर भी बोला, दादा साई, ये फैसला कम अज कम मीर से तो पूछ लिया जाए, इसे इस बात पर तरद्दुद हो सकता है। दादा साई ने गुस्से से इस तरफ देखा। हवेली में बेटियों की रिवाज नहीं ली जाती, फैसला किया जाता है। और जहां तक तुम्हारी मर्ज का सवाल है तो तुम्हारे चाहने आना चाहने से कुछ नहीं बदलेगा। कल सुबह आलम साहिब आएंगे और निकाह होगा। वहां भी मीर हादी के बाबा साई मौजूद थे। मीर हादी ने गहरी सांस ली। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जानता था कि अगर मजीद बहस की तो दादा साई का गुस्सा और भी बढ़ सकता है और उनका हुक्म माना मुमकिन नहीं था। कमरे में एक अजब सी खामोशी छा गई थी। मीर हादी की आंखों में बेबसियां थीं, जबकि दादा साई की आंखों में जीम स्टबर्नेस एंड द ग्लो ऑफ अथॉरिटी थी। हवेली के वसी इहाते में सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। हर तरफ हलचल थी। नौकर चाकर दौड़ धूप में मसरूफ थे और औरतें खास तौर पर शादी ब्याह के कामों में जाती हुई थीं। लेकिन ये खुशियों की नहीं बल्कि एक खामोशी और मजबूरगी की तकरीबात थी। आज मीर हादी और मीर का निकाह होने जा रहा था। बाहर के कमरे में मर्दों की महफिल जिम चुकी थी, जहां दादा साई अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे। उनके बराबर में कुछ बूढ़े और खानदान के खास लोग मौजूद थे। आलम साहिब निकाह की तिलावत पढ़ रहे थे और मीर हादी खामोशी से अपने हाथ देख रहा था। कबूल है? आलम साहिब की आवाज गूंजी। ये वो सवाल था जिसका जवाब इसे देना था, मगर वो जानता था कि पास कोई इख्तियार नहीं था। इसका दिल चीख चीख कर इनकार कर रहा था, मगर सामने बैठे दादा साई की सख्त नजरों का सामना था। इसने आंखें बंद कर ले मुट्ठी जोर से बंद की और कहा, कबूल है। अल्फाज मुंह से निकलते ही इसे यूं लगा जैसे इसकी सांस रुक गई हो। इस दौरान जीना खाना में मीर अब सादा लिबास में खौफजदा हालत में बैठी थी। इसका दिल चाह रहा था कि यहां से जाए, मगर वो जानती थी कि भागने के बाद कोई पना नहीं है। इसने सुना कि आलम साहिब ने इसका नाम लेकर 3 बार पूछा और उसकी जुबान कपकपा, मगर इसने भी कबूलियत के अल्फाज दोहरा दिए। यूं मीर हादी और मीर का निकाह हो चुका था। निकाह के बाद हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब जानते थे कि ये निकाह मजबूरना हुआ है। मीर हादी ने निकाह के बाद मीर से एक बार भी बात नहीं की, बल्कि वो दीवान खाने में बैठा सिगरेट पी रहा था। दादा साई ने इसे बुलाया।
हादी अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे इज्जत दो। हादी ने तलखी से हंसकर जवाब दिया, इज्जत? दादा साई, आपने हमारी जिंदगी का फैसला सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए किया और अब इज्जत की बात कर रहे हैं? दादा साई ने सख्त नजरों से इसे घूरा। ये खानादारी की इज्जत का मामला है, तुम इसे नहीं समझोगे। हादी ने नफरत से अपने दादा को देखा और दिल ही दिल में फैसला किया कि ये जंजीर तोड़ देगा। ये बात नहीं थी कि मीर हादी को कोई और लड़की पसंद थी और ना ही वो मीर को नापसंद करता था, बल्कि मीर के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन वो मीर हादी से 10 साल छोटा था। मीर हादी ने कभी भी मीर के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। रात के साए गहरे होते जा रहे थे और मीर हादी अपने कमरे में बैठा बेचैनी से सोच रहा था कि वो यहाँ नहीं रह सकता। वो इस निकाह को कबूल नहीं कर सकता था। अचानक इसने फ़ोन उठाया और अपने पुराने दोस्त ज़हीर को, जो इंग्लैंड में रहता था, कॉल की। ज़हीर, मुझे इंग्लैंड जाना है, जल्दी से जल्दी। ज़हीर हैरान हुआ। हादी, सब ठीक है? तुम मुझे परेशान लग रहे हो। हादी ने तहदिल से कहा, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। ज़हीर समझ गया कि ज़रूर हादी को कोई ना कोई मुश्किल है। इसने चंद दिन में वीज़ा और दीगर मामलात का बंदोबस्त करने का वदा किया। दूसरी तरफ मीर अपने कमरे में बैठी थी। वो जानती थी कि मीर हादी इसे कबूल नहीं करेगा, मगर वो ये भी जानती थी कि अगर वो छोड़कर चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। 2 दिन बाद सुबह सवेरे मीर हादी अपना बैग लेकर हवेली से निकलने लगा। दादा साई ने रोका। कहाँ जा रहे हो हादी? हादी ने सीधी नज़रों से कहा, जहाँ में मर्जी होगी। दादा साई ने गुस्से से छड़ी जमीन पर मारी। ये हवेली तुम्हारा घर है और मीर तुम्हारी बीवी है नहीं। हादी हंसकर बोले, ये सब जबरदस्ती था, मैं कोई खिलौना नहीं हूं जो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक। चिल्लो, ये कहाँ? इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। जब आधी गाड़ी में बैठ रहा था, मीर अब दौड़ती हुई बाहर आई। इसकी आंखों में बेबसी थी। हादी, मत जाओ, देखो तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। अब तो मेरी उम्मी अब्बो भी मुझे छोड़कर चले गए हैं, तुम भी चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। वो रो रही थी। हादी ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, लेकिन इसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। मुझे मत रोको। मीर ने आंसू भरे नजरों से इसे देखा। अगर तुम चले गए तो मैं कभी तुम्हें मुआफ नहीं करूंगी। हादी ने गाड़ी स्टार्ट की और एक नज़र पीछे हवेली पर डाली, जहां उसकी बीवी बीधी थी, मगर इस निकाय को एक जंजीर समझता था और इसे तोड़ना चाहता था। गाड़ी धूल उड़ाती हुई हवेली के दरवाजे से निकल गई और पीछे सिर्फ खामोशी और आंसू रह गए। कितनी देर मीर अपने कमरे में आकर रोती रहे। निकाय से पहले से ही ताई उम्मी ने कहा था, मीर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, अब तुम्हारा निकाय हादी से हो जाएगा और मीर हादी ही तुम्हारा सब कुछ है। वो रो रही थी। पहले तो इसके माँ बाप इसे छोड़कर चले गए थे और अब हादी भी इसे छोड़कर जा रहा था। ताई उम्मी इसे दिल हिला देती रही, मीर मेरी बच्ची चुप रहू, मीर हादी जरूर वापस आएगा। मीर इस वजह से नहीं रो रही थी कि मीर हादी निकाय करके इसे छोड़ गया था। वो इसलिए रो रही थी कि मीर हादी के साथ उसकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी और अपने दिल की हर बात मीर हादी से किया करती थी। इसीलिए रो रही थी कि इसने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया था। हवेली के संगम में लगे बरगद के दरख्त की पुरानी शाखें वक्त के बोझ से झक चुकी थीं, जैसे वो भी हादसात के गवाह हों जिन्होंने इस हवेली में रहने वालों की जिंदगी बदल कर रख दी। दादा साई की हुक्मरानी में यह हवेली मजबूत कला की तरह खड़ी थी, मगर उसके मिकुन की किस्मत किसी को मालूम नहीं थी। दादा साई के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मीर जल और छोटा बेटा मीर फहद। मीर जलाल एक सख्त मिजाज आदमी था जिसे अपने उसूलों और हवेली की रवायत पर मुकम्मल यकीन था। इसका बेटा मीर हादी था जो बचपन से ही जिद्दी और अपनी मर्जी का मालिक था। वो हवेली के उसूलों को कभी कभार बोझ समझता था। दूसरी तरफ मीर फहद तबीयत में नर्म था। ये दुनिया इसकी बीवी और बेटी के गिर्द घूमती थी। मीर उसकी आंखों का तारा थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मीर की उम्र सिर्फ 11 साल थी जब इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सानिहा पेश आया। इस दिन मीर फहद और उसकी बीवी शहर जा रहे थे और अपनी बेटी के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदना चाहते थे। मीर बहुत खुश थी कि इसके माँ बाप इसे शहर ले जा रहे थे, मगर दादा साई ने सख्ती से मना कर दिया था। लड़कियों का यूं बाजारों में फिरना मुनासिब नहीं, उन्होंने ये फैसला सुनाया था। मीर मुन बना रहा था, मगर वो अपने दादा से ज्यादा बहस नहीं कर सकती थी। मीर फहद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत तोहफे लाएंगे। मीर सर हिला दिया, मगर इसे अंदाजा नहीं था कि ये आखिरी बार होगा जब वो अपने माँ बाप को देख रही थी। शाम होने को आई, मगर मीर फहद और उसकी बीवी वापस न लौटे। हम सब परेशान हो गए। फोन किया गया मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक एक पुलिस अफसर ने हवेली में कदम रखा। हमें अफसोस है कि मीर फहद और उसकी अहला का हादसा हो गया है, वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। दादा साई खामोश हो गए थे। उनका चारा पत्थर के मनी सा सख्त हो गया था।
मीर हादी को लगा जैसे जमीन उनके पैरों तले से निकल गई हो, मगर सबसे ज्यादा सदमा मीर को पहुंचा था, जो अपनी माँ की गोद में सर रख कर सो रहा था। अपने बाप के साथ खेलने का आदी था और आज वो दोनों नहीं थे। हवेली में सोग का आलम था। मीर कुछ दिन तक किसी से बात नहीं करती थी और रात को अपनी माँ की चादर लपेट कर सोती थी, मगर नींद नहीं आती थी। बाबा आएंगे ना? इसने एक दिन मीर हादी से पूछा। मीर हादी खामोश रहा। मेरी माँ भी वापस आ जाएगी ना? मीर हादी भी परेशान हो जाता था। कुछ दिन बाद दादा साईं ने मर्ग को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारा बाप अब नहीं रहा, मगर तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी है। मीर ने खाली नजरों से उनकी तरफ देखा। और हवेली की रवायात यही कहती हैं कि तुम्हारा निकाह करा दिया जाएगा। ये कहते हुए दादा साई वहां से चले गए। और अब जब मीर हादी के निकाह में थी तो वो इसे छोड़कर चला गया था। मीर हादी के जाने के बाद मीर बिल्कुल अकेली रह गई। इसका दिल खाली हो चुका था। वो कम उम्र में इतना कुछ खो चुकी थी। इसे अपने माँ बाप, अपनी खुशियां और अब अपना दोस्त मीर हादी भी हवेली के वसी और री कमरों में एक हो गए थे। सन्नाटा छाया हुआ था। दीवारों पर लटकते पुराने फानूस मध्यम रोशनी दे रहे थे, जैसे वो भी सोग में डूबे हों। इस खामोशी में कमरे से हल्की हिचकियों की आवाज आ रही थी। मीर अब अपने बिस्तरे पर बैठी घुटनों में सर रख कर रो रही थी। इसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, मगर इसने जिंदगी के सबसे बड़े सदमे बर्दाश्त किए थे। वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि इसके माँ बाप हमेशा के लिए चले गए थे। उम्मी अबू और सरगोशी में बोलती थी जैसे कोई जवाब मिलने की उम्मीद हो, मगर हुआ में सिर्फ खामोशी थी। इसकी माँ की नर्म आवाज जो हमेशा उसके बालों में उंगलियां फेर कर कहती थी, मेरी गुड़िया रोना नहीं, वो आवाज अब सिर्फ यादों में रह गई थी। बाबा की मुस्कुराहट जो हर बार इसे देख कर आती थी और सब लम्हे कहीं खो गए थे। वो सोच रही थी कि शायद हादी से तसल्ली मिले, मगर वो भी चला गया। क्यों चले गए हादी? इसने खुद से सवाल किया। वो वही शख्स था जो मीर को हमेशा हंसाता था, इसे छेड़ता था, इसके साथ खेलता था, मगर अब वो भी इसका हाथ छोड़कर चला गया था। अब मेरे पास कोई नहीं है, इसने खुद से कहा और दोबारा फूट फूट कर रोने लगी। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और अदा उमा अंदर आए। उनके चेहरे पर गम था। वो जानती थीं कि छोटी सी बच्ची पर क्या कुछ बीती है। मीर बेटा, यूं नहीं रोआ, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मीर ने सर उठाया, आंखें आंसू से सुर्ख। ताई उमा, उम्मी बाबा क्यों चले गए? मुझे तो उनके बगैर जीना नहीं आया। ताई उम्मा आगे बढ़ी और इसे अपने सीने से लगा लिया। बेटा, ये अल्लाह की मर्जी थी, हमें नहीं मालूम कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी, मगर एक बात याद रखो, तुम अकेली नहीं हो। हादी भी तो चले गए। ताई उम्मा ने एक आह भरी। अब बाकी सबको संभालने का वक्त है। बेटा, तुम इस हवेली की बेटी बेवा हो और अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। मीर खामोश रहे, मगर अदा उम्मा के अल्फाज ने इसके दिल में एक मामूली सा सुकून पैदा कर दिया। और अब जबकि हादी वापस आ गया था, वो ताई उम्मा के पास बैठे रो रही थी। हादी आज 5 साल बाद आया था। उन 5 सालों में मीर ने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था और मीर हादी के सामने कम ही आती थी और ना ही इससे बात करती थी, और ताई उम्मा के कमरे में बैठी रहती, और अगर हादी आ जाता तो वहां से उठ जाती थी। इसे हादी से नफरत होने लगी थी। इस मुश्किल वक्त में मीर हादी से छोड़कर चली गई थी। अगर ताई उम्मा से ना संभलती तो वो टूट चुकी होती। कुछ दिन बाद ताई उम्मा की तबीयत बेहतर हो गई और मीर अब इस इंतजार में बैठी थी कि कब मीर हादी वापस इंग्लैंड जाए और वो सुकून की सांस ले। वो स्टडी रूम के पास से गुजर रही थी जब इसे मीर हादी और दादा साई की आवाजें सुनाई दी। दादा साई किसी बात पर हंस रहे थे। जी दादा साई अब बहुत अजीम हैं। वो बहुत हैरान हो रही थी। आज उनसे इतने अरसे के बाद दादा साई के साथ बड़ी दोस्ती हो गई है और इस वक्त दादा साई के फैसले पर ही हवेली छोड़ दी थी। वो सर झुकाए अपने कमरे की तरफ गई थी। आजकल यूनिवर्सिटी में दाखिले हो रहे थे और वो भी चाहती थी कि अपनी दोस्तों के साथ दाखिला ले, और इसे हिलैया में ही फॉर्म जमा करवाने थे, वरना दाखिला बंद हो जाएगा। और रात देर गए ताई अबू का इंतजार करती रही और जानती थी कि तालीम में दादा साई कभी इजाजत नहीं देंगे, इसलिए इसे ताई अबू का सहारा चाहिए था। मगर वो बेहद देर से घर वापस आए थे, तब इसने ताई अबू को परेशान करना मुनासिब ना समझा। सुबह सब नाश्ता की टेबल पर बैठ गए। मीर भी आ गई। ताई अबू, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर यूनिवर्सिटी जाओ। कब दाखिला हो रहा है? उन्होंने मुस्करा कर मरते से पूछा। अभी वो कहने ही वाली थी कि अगले ही लम्हे इस पर एक और असर हुआ। मीर का दिल चाहा कि वो डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ गिलास उठा ले और उसके सर पर मारे। इतना अरसा वहां रहने के बाद यहाँ किसी गरीब से शादी कर लेता ना। ये बात इसने दिल में कही, मगर बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया। इसने ताई अबू की तरफ देखा। ताई अबू, मैंने अभी पढ़ना है। तभी ताई अबू बोले, हाँ बेटा, तुम जरूर पढ़ो, और लेकिन ये सब रुखसती के बाद भी हो सकता है। वैसे भी मीर हादी अब वापस नहीं जाएगा।
ये सब तुम दोनों का ही है, हमारे तुम दोनों के अलावा और मीर हादी ही ये सब संभालना है। दादा साई अब जमीनों पर जाते नहीं और अब मैं भी जमीनों का हिसाब किताब संभाल कर थक गया हूं। अब मीर हादी वापस नहीं जाएगा। मीर की आंखों में आंसू आ गए थे और दादा साई के सामने कुछ बोल नहीं सकती थी। वो गुस्से से वहां से उठकर कमरे में आई और ना शुरू कर दिया। बाहर बहुत मुश्किल से इसने अपने आंसू रोक लिए थे। कमरे में आकर आंसू भर भर के बहने लगे थे। तब ताई अंदर आई। ताई को मीर से बहुत मोहब्बत थी। एक तो उनकी अपनी बेटी नहीं थी, दूसरा मीर खुद उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी। मीर, क्या हुआ मेरी गुड़िया? ताई उमा ने आते ही इसे अपने सीने से लगा लिया। ताई उमा, मैं शादी नहीं करना। अब बोलूं मीर हादी की शादी किसी और से कर दी। मीर रूदी, ये क्या कह रही हो? मीर बेटा, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे दादा का फैसला है, जानती हो ना? ताई ने इसे घड़ते हुए कहा। अच्छा, अपना मन ठीक करो। तभी मीर हादी की आवाज उमा सा कहाँ है? तुम परेशान हो गई। इस वक्त मीर की माँ वहां से गई तो मीर ने सुकून का सांस लिया। वो तो परेशान थी, ये ना हो मीर हादी यहाँ ही आ जाए। हवेली के दरवन दीवारें आज एक बार फिर रोशनी की महफिल में मशगूल थीं। नौकर मेहमानों की दिलजोई में लगे हुए थे और खानदान की औरतें शादी की तैयारियां कर रही थीं। आज मीर हादी और मीर की शादी थी। मीर सुर्ख जूड़े में बैठी आईने में अपना अक्स देख रही थी। वो दुल्हन बनी निहायत खूबसूरत लग रही थी, मगर चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। इसकी आंखों में उदासी थी और वो गहरी सोच में घिरी हुई थी। बीबी जी, अब खुश नहीं लग रही हैं? कूंज ने आहिस्ता से पूछा। मीर ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बड़ी खुशी का दिन है और अब यूं उदास बैठी है। मीर ने एक लंबी सांस ली। ये खुशी का दिन होता अगर ये सब मेरी मर्जी से होता। अब मीर जानती थी कि ये शादी उसकी अपनी मर्जी से नहीं हो रही थी। एक फैसला था जो दादा साई ने बरसों पहले किया था। ये शादी होगी चाहे कोई खुश हो या ना हो। दादा साई का हुक्म था और इस हुक्म के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं थी। बेटा, बाज़ औकात हालात को छोड़ देना ही बेहतर होता है। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। ताई उमा ने इसे समझाने की कोशिश की। रुखसती का वक्त आया तो मीर ने नजरों नीचे की, आंखों में आंसू भर लिए, मगर इसने अपनी आवाज को मजबूत रखा। वैसे भी सिर्फ कमरे का बदलना था। मीर की आंखों में आंसू नहीं थे। शायद वो इतनी टूट चुकी थी कि अब रोने की हिम्मत भी नहीं रही थी। खुश रहना बेटी। ताई उम्मा ने इसे गिले लगा लिया। दादा साई का चारा दरहकीकत सख्ती थी, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। मीर को मीर हादी के कमरे में बिठा दिया गया था। हर तरफ फूलों की खुशबू फैल रही थी। बिस्तर पर सुर्ख फूलों के पत्ते बिखरे हुए थे, मगर मीर को इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो चाहती थी कि मीर हादी के सामने खुद को मजबूत करे। इसका दिल रोक रहा था। इसे दिल चाह रहा था कि इन फूलों को उठाकर फेंक दे, मगर वो ये नहीं चाहती थी कि अगर मीर हादी कमरे में आए तो वो किसी भी बात की शिकायत दादा साई को लगाए। वो अभी बिस्तर से उठने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुला। मीर हादी हंसकर दाखिल हुआ। अरे मीर, क्यों खड़ी हो? बैठो। मीर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसने वॉशरूम से अपने कपड़े निकाले और फ्रेश होने के लिए जा रही थी कि मीर हादी ने इसका हाथ पकड़ लिया। मुझे ठीक से देखो कि मेरी बीवी कैसी लग रही है। हादी ने इसकी तरफ गौर से देखा और उसके बालों को पीछे किया। मीर ने अपने हाथ की तरफ देखा। मेरा हाथ छोड़ो, मीर ने गुस्सा से कहा, मगर हादी मुसलसल मुस्कुराया जा रहा था। तब हंसते हुए इसने मीर का हाथ छोड़ दिया। जब मीर फ्रेश होकर बाहर निकली तो वो और भी खूबसूरत और दमकती हुई लग रही थी। मीर हादी अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था। अभी वो ये सोच रहा था कि मीर उसके पास आएगी, मगर मीर ने उठकर जाकर सोफे पर लेट गई। हादी फौरन उठा। वो तो बेड पर उसका इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें क्या हुआ है? क्या मसला है? मीर हादी ने कहा। मुझे कोई मसला नहीं है, मारिब ने जवाब दिया। ये क्या है? तुम सोफे पर क्यों लेट गई हो? चलो आकर बिस्तर पर लेटो। वो कुछ ना बोली। तब हादी खुद उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर इसे उठाने लगा तो इसने मीर हादी का हाथ झटक दिया और गुस्से से कहा, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मीर हादी को एकदम झटका लगा। वो जो इतने दिन से इसे देख रहा था, इसके लिए तमन्ना कर रहा था। मैं चाहता तो इंग्लैंड से आते ही इसे अपने साथ कमरे में ले सकता था, क्योंकि वो इसके निकाह में थी, मगर वो चुप रहा। इसी ने तो दादा साई को मजबूर किया था कि मीर और मेरी शादी करा दे। हवेली में कोई फंक्शन होना चाहिए। तभी दादा साई भी हैरान हो गए थे। मीर हादी के बाबा साई पहले नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मीर यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर हादी की जिद पर ही उन्होंने रुखसती की और चुपचाप आकर लेट गया, जबकि मीर वही सोफे पर कंबल लपेटे सो गई। सारी रात मीर हादी को नींद नहीं आई। वो करवट बदलता रहा।
इसका बस नहीं चल रहा था कि अभी मीर को उठाकर अपने पास ले, मगर वो ऐसा करना नहीं चाहता था। वो चाहता था तो जबरदस्ती भी अपना हक अपने उसूल के मुताबिक हासिल कर सकता था, मगर उसने मीर को कुछ नहीं कहा। कई सवालात थे जो उसके ज़हन में आ रहे थे। मीर हादी कुछ दिन बहुत परेशान रहा। इसने किसी को भी मीर के रवैये के बारे में नहीं बताया। तबई उम्मी ने जब मीर से पूछा, मीर हादी तुम्हारे साथ ठीक है ना? तब मीर ने कह दिया, जी तबई उम्मी सब ठीक है। वो कोशिश करती थी कि ज़्यादातर तबई उम्मी के साथ ही काम पर लग जाए। जब भी मीर हादी के घर आने का वक्त होता, वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। अब तो इस कॉलेज में दाखिला भी नहीं ले सकती थी जहां उसकी सारी सहेलियां पढ़ती थीं, क्योंकि वहां दाखिला बंद हो चुके थे। एक दो दफ़ा ताया बोने से कहा भी, मेरे दाखिले के बारे में पता करवाओ। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करो। कल को मैंने अपने भाई को भी मुंह दुखाना है। आज जब मीर हादी ज़मीनों से फारिग होकर घर वापस आया तो इसे कहीं नज़र नहीं आई। घर आते ही मीर हादी की नज़रें मीर को तलाश करने लगे। हर जगह वो इसे देख चुका था, मगर वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। इसे ख्याल आया कि शायद वो अपनी उम्मी के कमरे में हो। जैसे ही वो कमरे में गया, मीर वहां बैठी अपनी उम्मी और अबू की तस्वीर रखे रो रही थी। अचानक हादी के दिल को कुछ होने लगा और उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो पहले भी ऐसा ही था, जब वो छूटी थी तो भी हादी इसे रू नहीं देता था, मगर अब वो रू रू कर अपने माँ बाप से यही कह रही थी, अम्मू अब बताएं कि मैं कैसे मीर हादी को अपना शौहर मानूं। मैंने तो इतना अच्छा दोस्त भी खो दिया है। इतने साल इसने मेरे साथ बात तक नहीं की नफरत से, और मुझे छोड़कर यहाँ से चला गया। और उन 5 सालों में मेरे अंदर इतनी ही नफरत भर गई है जितनी इस वक्त मीर हादी के अंदर थी। मीर हादी ये सुनकर हैरान रह गया। वो यूं ही वापस पलट गया। इसका दिल चाह रहा था कि अभी जाए और मीर की आंखों से आंसू साफ करके इसे सीने से लगा ले। इस वक्त तो हालात और थे। वो इसलिए शादी नहीं करना चाहता था कि मीर बहुत छोटी थी। फिर वो कमरे में आ गया। थोड़ा ही अरसा बाद मीर भी कमरे में आ गई। अलमारी खोलकर मीर हादी के कपड़े निकालने लगी। हादी ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखें रू रू के सुर्ख हो चुकी थीं। क्या करने लगी हो? हादी ने कहा। तुम्हारे कपड़े इस्त्री करने लगी हो, ही मीर ने जवाब दिया। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, काम वाली के लिए है। नहीं, मैं कर लूंगी। ये कहते हुए वो कपड़े उठाकर बाहर चली गई। शायद वो ज्यादा से ज्यादा मीर हादी की नजर से दूर रहना चाहती थी। हादी सारा दिन थका हुआ था। आज जमीनों पर भी बहुत ज्यादा काम था। काम करने के लिए तो मुलाजिम थे, मगर इसने सारे काम खुद देखने होते थे और अपनी निगरानी में करवाना होता था। इसलिए वो लेटते ही सो गया। इसे नहीं मालूम था कि कब मीर और सोफे पर सो गई। रात के 1 बजे अचानक जोरदार गरज चमक शुरू हो गई। मीर जिस सोफे पर सो रही थी वो खिड़की के करीब ही था। अचानक बिजली कड़की और रोशनी चली गई। मीर चीख मार कर भागी और मीर हादी के सीने से लग गई। और मीर हादी तो जैसे इसका इंतजार कर रहा था, फौरन इसे अपने साथ लगा लिया। वो बहुत बुरी तरह कांप रही थी। मीर हादी इसकी कपकपाहट महसूस कर रहा था। मीर हादी को कितना ही इत्मीनान मिला था। मीर अब अच्छे से बोली, मुझे ताई उम्मी के पास छोड़ आओ। रोशनी आ गई थी। शायद मुलाजिम ने जनरेटर ऑन कर दिया था। मीर एक झटके से पीछे हटी थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन रोशनी आने से मीर का खौफ कम हो गया था। हादी उठा और सोफे से तकिया उठाकर बिस्तर पर रख दिया। तुम यहाँ आराम से सो जाओ तो मैं पास हूँ। ही मीर ने जब माथे पर बिल डाले देखा तो हंस पड़ा। कोमान यार, कुछ भी नहीं कहूँगा, और चुपचाप बिस्तर के कोने पर लेट गई। और मीर हादी सारी रात तड़पता रहा, मगर वो मीर का एतमाद हासिल करना चाहता था। इसने खुद पर कंट्रोल किया और दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। हवेली में शादी को कई महीने हो चुके थे, मगर मीर और मीर हादी के दरमियान वो फासला अभी भी मौजूद था। मीर हादी ने कई बार कोशिश की कि वो मीर के दिल में अपनी जगह बना सके, मगर मीर इसे हमेशा दूर रखती। मीर के दिल में मीर के लिए तन्हाई की तमा थी। वो दौलत की हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखने लगा था। कभी वो इसके लिए फूल लाता, कभी चॉकलेट रख देता, मगर मीर अब हमेशा उसके जज्बात को नज़रअंदाज कर देती। ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अक्सर कहती, और मीर हादी खामोशी से मुस्करा रहता। मीर अब खुद भी नहीं जानती थी कि क्यों उसके दिल में इतनी सख्ती थी। एक दिन मीर हादी जमीनों के दौरे से वापस आ रहा था कि अचानक जीप एक पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि गाड़ी संभाल सके, मगर वो एक तरफ झक गई और मीर हादी का बाजू दरवाजे से टकरा गया। सर अब ठीक है? ड्राइवर घबरा गया। मीर हादी ने तकलीफ बर्दाश्त करते हुए सर हिलाया। हाँ, बस बाजू में चोट लगी है। मगर जैसे ही वो हवेली पहुंची, नौकरों ने शोर मचा दिया। छोटे साई जख्मी हो गए हैं। ये खबर जब मीर तक पहुंची तो वो परेशान हो गया। हादी जख्मी हो गया था। वो बिला इख्तियार दौड़ती हुई हवेली के बड़े गेट पर आई, जहां मीर हाथी लाया जा रहा था। इसका बाजू सूज चुका था और खून निकल रहा था। ये सब कैसे हुआ?
मरब ने पहली बार घबराहट से पूछा। मीर हादी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। सिर्फ एक मामूली सा हंसी थी, मगर मीर के चेहरे पर खौफ नुमाई था। मामूली? तुम्हारे बाजू से खून निकल रहा है और तुम कह रहे हो कि मामूली? इसी दिन से मीर के रवैये में तब्दीली आ गई। जब हकीम ने कहा कि मीर हादी को आराम की ज़रूरत है, तो मीर ने खुद इसका हर काम संभाल लिया। दिन में कई बार उसके कमरे में आती, दवा देती, पट्टू बदल देती। तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मीर हादी ने आहिस्ता से कहा। ये मेरा फ़र्ज़ है, मीर ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। मीर किचन गई और मीर हादी के लिए सूप बनाया। जब वो सूप लेकर आई तो मीर हादी हैरान रह गया। तुमने खुद बनाया? मीर ने जवाब दिया। वो हादी के करीब किया। मैं खुद पी लूंगा, मीर हादी ने कहा। नहीं, अभी आपके बाजू में दर्द है, मैं पिला देती हूँ। यह पहला मौका था जब मीर ने अपनी मर्जी से मीर हादी का ख्याल रखा था। यह हादसा गोया दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया था। मीर हादी को उम्मीद होने के शायद मीर भी एक दिन इसे दिल से कबूल कर लेगी, और मीर को एहसास होने लगा कि वो जितनी भी कोशिश करे, मीर हादी की मोहब्बत से बच नहीं सकती। आहिस्ता आहिस्ता मीर हादी का जख्म भर गया, लेकिन मीर जो इसका बहुत ख्याल रख रही थी, लेकिन अभी तक इसने मीर हादी को इसका हक अदा नहीं किया था। इन्हीं दिनों दादा साई को अचानक सर में शदीद दर्द हुआ। मीर हादी उन्हें फौरन अस्पताल ले गया। वहां दादा की कुछ रिपोर्ट्स ली गईं और ये नतीजा निकला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो आखिरी मरहले पर है। और 1 हफ्ता अस्पताल के रहने के बाद रब ने उनका बहुत ख्याल रखा। सारा दिन वहीं रहती। फिर एक दिन वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। सब बहुत रो रहे थे। मीर जलाल और मीर हादी भी बहुत रो रहे थे। उन्हें दादा साई का बहुत सहारा था। मेरा भी अपने दादा साई के लिए रो रही थी। हवेली में हर तरफ गम का माहौल था। नौकर भी जाकर दादा साई के चले जाने से बहुत उदास थे। काफी दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। मीर अब उन दिनों बहुत मशगूल रहने लगी। हवेली में आए औरतों के पास बैठती, नौकरानी से कहकर खाने का इंतजाम करवाती, फिर घर के बाकी काम भी अपनी निगरानी में देखती। दादा साई को मेरे 2 माह हो गए थे। मीर और मीर हादी के दरमियान अब भी वही दूरी थी, लेकिन अब मीर ने सोच लिया था कि वो मजीद इस रिश्ते को नहीं निभाएगी। वो कमरे में बैठी मीर हादी का इंतजार कर रही थी। मीर हादी जैसे ही कमरे में आया, अभी वो शाविज उतार रहा था कि मीर अब इसके सामने खड़ी हो गई। मीर हादी ने सर उठाकर देखा। मुझसे बात करनी है, मीर ने कहा। हाँ बोलो, मैं तो कब से इस इंतजार में हूं कि तुम कुछ बोलो। अब मुझे तलाक दे दें। मीर हादी को लगा जैसे कोई बम उसके ऊपर गाड़ गया हो। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? वो गुस्से से चलाया। जी मैं होश में हूं, मुझे अब से तलाक चाहिए, मीर बोली। मीर हादी का खून खोल रहा था। वो जो इतने महीनों से इसका लिहाज कर रहा था, इसे इसकी मर्जी के बगैर छूना भी नहीं चाहता था। कितना शदीद जज्बा था उसके अंदर और खुद को काबू में रख रहा था। लेकिन आज वो आगे बढ़ा और जोर से मरब का हाथ पकड़ा। मरब ने चलाने का इरादा किया, लेकिन हादी ने इस मौका ही नहीं दिया, इसे बिस्तर पर गिरा दिया। तुम्हारी कुर्बत पाने को कब से तरस रहा हूं और तुम ही तलाक की बात कर रही हो। मीर अब हैरान थी। ये झूठ है, तुम इस शादी से खुश नहीं थे। साथ ही वो मीर को अपने करीब करता जा रहा था। नहीं मीर, मैं खुश हूं। मैंने खुद दादा साई से रुखसती की बात की थी। वो पूरा मरब में डूबता जा रहा था और मरब जो गुस्से में थी, अब चुपचाप अपने शौहर को इसका हक दे रही थी। मीर हादी सारी रात मेरा पर अपनी शिद्दत की प्यास बुझाता रहा। सुबह दोनों मीर जलाल और उनकी बीवी ने जब दोनों को खुश देखा तो वो भी मुस्करा दिए। अब मरब के दिल में किसी शिकायत का गुजर नहीं था, क्योंकि मरहादी ने इसे अपनी मोहब्बत की शिद्दत दुखा दी थी। ये एक कंप्लीट नावल है। इस तरह के मज़ीद अच्छे नावल्स और अच्छी स्टोरीज़, हकीकी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।